दोस्तों का। कुछ ही देर में निर्भय और हर्षित भी आ गए। निर्भय के साथ उसका भाई विजय भी आया था, जिसे विराट ने बुलाया था। सब लोग बस में बैठे और गांव के लिए निकल गए। बस में सबसे आगे राजेंद्र और रागिनी बैठे थे। दूसरी साइड में महेंद्र और मीनाक्षी बैठे हुए थे। फिर नरेंद्र और वंश। दूसरी साइड में किंजल और पार्वती जी बैठी हुई थीं। तीसरी सीट पर विराट और विजय। दूसरी साइड में काजल और विशाखा। वहीं सबसे पीछे वाली सीट पर अथर्व और निर्भय और दूसरी साइड में शिव और हर्षित बैठे हुए थे। और सब लोग निकल पड़े गांव के लिए। अब आगे एक बड़ी सी हवेली के बाहर एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। उस पर बैठा एक शख्स जल्दी से हवेली के अंदर गया। अंदर जाकर वह आदमी वहां खाट पर बैठे हुए एक शख्स को देखकर उसके पास गया और बोला, मालिक, एक बहुत बड़ी खबर है जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। उस आदमी की बात सुनकर वह शख्स बोला, क्या है सूरज? ऐसी कौन सी खबर है जो तू ऐसे भागता हुआ आया है? तो सूरज बोला, मालिक, आपको पता है कि राणा परिवार गांव में आया हुआ है। उसकी बात सुनकर वह शख्स बोला, हां, हम जानते हैं। वे लोग कल शिवरात्रि की पूजा के लिए आए हैं। तो सूरज बोला, क्या आपको पता है कि वे लोग पूजा नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आज शाम को ही नरेंद्र राठौड़ अपने पूरे परिवार के साथ गांव आ रहा है और शिवरात्रि की पूजा और हवन उनका बड़ा पोता अथर्व ठाकुर करेगा। उसकी बात सुनकर वह शख्स हैरान रह गया और बोला, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नरेंद्र राठौड़ आज पूरे 40 साल बाद गांव आ रहा है। सूरज ने हां में सिर हिलाया और बोला, मालिक, मैंने अभी मंदिर में पंडित जी की बातें सुनी थीं और मैं राठौड़ हवेली का भी जायजा लेकर आ रहा हूं। वहां पर उनका नौकर रामलाल हवेली को दुल्हन की तरह सजा रहा है। उसकी बात सुनकर वह शख्स, जिसकी उम्र लगभग 70 साल थी, बोला, ठीक है, तुम खेतों में जाओ और हमारे बेटों से कहो कि हम उन्हें बुला रहे हैं। सूरज ने सिर झुकाया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वह बूढ़ा शख्स बोला, तो नरेंद्र, तुम इतने सालों बाद यहां वापस आ ही गए। इसका मतलब है कि तुम बहुत खुश हो। लेकिन इतने सालों में तुम कभी नहीं आए और न ही अपने उस पोते को यहां भेजा। कुछ तो खास है तुम्हारे इस पोते में। रणबीर भी यही है और यही सही वक्त है हमारे बदले का। तुम दोनों ने ही हमारे परिवार की इज्जत उछाली थी ना, तो इज्जत के बदले इज्जत। तुम दोनों ही परिवारों की इज्जत का मैं तमाशा न बना दूं तो मेरा नाम भी प्रवीण त्रिपाठी नहीं। कुछ देर बाद ही उसके दोनों बेटे वहां आए। फिर उसने उन्हें क्या करना है समझाया। वहीं इन सबसे अनजान अथर्व बस में सीट से पीठ टिकाए बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, शायद वह सो गया था। अथर्व का सर निर्भय के कंधे पर टिका हुआ था। नरेंद्र के साथ बैठे उसके दोस्तों ने जब यह देखा तो मुस्कुरा उठे। उन्हें देखकर सबने अथर्व को देखा तो कुछ लोगों का मुंह बन गया। तभी शिव ने सबको अंताक्षरी खेलने का सुझाव दिया, जिसे सबने मान लिया। अब कोई न कोई गाना गा रहा था। कुछ देर बाद ही निर्भय ने महसूस किया कि अथर्व का शरीर गर्म हो रहा है। उसने उसके माथे पर हाथ रखकर चेक किया तो वह आग की तरह तप रहा था। यह देखकर निर्भय घबराकर बोला कि बस रोक दीजिए। सब उसकी तरफ देखने लगे। शिव निर्भय के पास गया तो उसने घबराकर कहा, शिव, देख इसका शरीर कितना गर्म हो रहा है। शिव ने निर्भय को शांत किया और अथर्व को देखने लगा। बस रुक गई थी। नरेंद्र और राजेंद्र भी वहां आकर पूछने लगे, क्या हुआ? तो शिव बोला, कुछ नहीं दादाजी, बस इसे थोड़ा बुखार है। निर्भय और हर्षित ने उसकी तरफ देखा तो उसने उन्हें आंखों से ही कुछ इशारा किया। वे शांत हो गए, लेकिन उनके इशारे देखकर किसी और को कुछ समझ नहीं आया। राजेंद्र ने कहा, हम लोग बीच रास्ते में हैं और दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। हमें गांव पहुंचने में 3.5 घंटे लगेंगे। तो पार्वती जी बोली, तब तक कहीं अथर्व की तबीयत ज्यादा न बिगड़ जाए। शिव ने सबको शांत करते हुए कहा, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज, और काका आप गाड़ी चलाइए। फिर उसने अपने साथ लाए बैग से एक इंजेक्शन निकाला और अथर्व को लगा दिया। अथर्व अब गहरी नींद में सो गया था। अब विराट और विजय ने राजेंद्र और रागिनी से सीट बदली, तो वहीं दूसरी साइड में काजल और विशाखा से नरेंद्र और वंश ने सीट बदल ली। राजेंद्र के दिल में अथर्व के लिए बढ़ती फिक्र को देखकर रागिनी जल भुन गई। वहीं अथर्व एक सपने में खोया हुआ था, जिसमें उसकी बाहों में एक लड़की खून से लथपथ पड़ी हुई थी।
अथर्व ने धीरे धीरे उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। उस लड़की का चेहरा देखकर वह जोर से चीखा, नहीं, और झटके से उठकर बैठ गया। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था और वह लंबी लंबी सांसें ले रहा था। बस में जब निर्भय ने अथर्व को पसीने से लथपथ देखा तो वह फिर शिव से बोला, अथर्व अभी भी ठीक नहीं है। तो शिव अथर्व को उठाने लगा। तभी अथर्व जोर से नहीं कहकर चिल्लाया और उठकर बैठ गया। अथर्व ने देखा कि सब लोग टेंशन भरी नजरों से उसे देख रहे हैं, तो उसने कहा, मैं ठीक हूं। और फिर निर्भय की तरफ देखा, जो आंखों में आंसू लिए अथर्व को गुस्से से घूर रहा था। निर्भय उठकर ड्राइवर के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। अथर्व ने जब शिवांश को देखा तो वह भी उससे नाराज नजर आ रहा था। शिवांश हर्षित को भी अपने साथ ले गया और सबसे पीछे वाली खाली सीटों पर बैठ गए। अब अथर्व अकेला रह गया। उसने सबको देखा तो सबने मुंह बना लिया। बस फिर क्या था, अथर्व का पारा चढ़ गया। वह अपनी सीट से उठा और निर्भय की तरफ बढ़ा। उसने निर्भय को एक हाथ से उठाकर बस की खिड़की से बाहर लटका ही दिया और बोला, सालों, एक एक को बस से बाहर फेंक दूंगा, अपनी अपनी सीट पर वापस आ जाओ, वरना। उसकी यह हरकत देखकर सबकी आंखें पटी की पटी रह गईं। नरेंद्र बोले, अथर्व बेटा, ये क्या कर रहे हो, वो गिर जाएगा। तो अथर्व बोला, तुम और थोड़े ही जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हाथ पैर टूट जाएंगे। बहुत दिनों से तांडव कर रखा है इन लोगों ने मेरे सर पर। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। तभी सबने देखा कि हर्षित भागकर अपनी जगह वापस बैठ गया। शिव भी गुस्से से वापस अपनी सीट पर बैठ गया। अथर्व ने निर्भय को घसीटते हुए उसकी सीट पर फेंक दिया और फिर खुद खिसक कर अपनी जगह पर बैठ गया। यह सब देखकर निर्भय का भाई विजय जोर जोर से हंसने लगा और निर्भय का मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या भाई, आपकी तो हवा निकल गई। निर्भय ने उसे घूर कर देखा, लेकिन विजय चुप नहीं हुआ और बोला, अब मैं घर जाकर पापा को बताऊंगा तो वे भी हंसेंगे। आप बहुत मजाक उड़ाते हो ना उनका, कि वो मम्मी से डरते हैं और आप किसी से नहीं डरते। उसकी बात सुनकर बस में माहौल खुशनुमा हो गया। वहीं निर्भय और शिव अभी भी अथर्व से नाराज थे। अथर्व भी उनकी नाराजगी का कारण जानता था, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। आगे जारी रहेगा। और निर्भय का मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या भाई, आपकी तो हवा निकल गई। निर्भय ने उसे घूर कर देखा, लेकिन विजय चुप नहीं हुआ और बोला, अब मैं घर जाकर पापा को बताऊंगा तो वे भी हंसेंगे। आप बहुत मजाक उड़ाते हो ना उनका, कि वो मम्मी से डरते हैं और आप किसी से नहीं डरते। उसकी बात सुनकर बस में माहौल खुशनुमा हो गया। वहीं निर्भय और शिव अभी भी अथर्व से नाराज थे। अथर्व भी उनकी नाराजगी का कारण जानता था, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। अब आगे। कुछ देर बाद बस एक ढाबे पर आकर रुकी। सब लोग बस से उतर गए और ढाबे में जाकर बैठ गए। अथर्व, निर्भय और शिव हर्षित बस में रह गए थे। उन तीनों ने अथर्व को घेर लिया और शिव बोला, क्या तुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि तेरी बॉडी की हीट इतनी क्यों बढ़ रही है और क्यों तुझे जल्दी गुस्सा आ रहा है? कब तक इंजेक्शन का सहारा लेगा? यह तुम्हारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। हमारी बात मान ले अथर्व, या तो शादी कर ले या फिर अपनी फिजिकल नीड्स को किसी और तरीके से पूरा कर। हम कुछ नहीं जानते बस। यह कहकर वह सभी उसे घूरते हुए बस से नीचे आकर बाकी सबके पास जाकर बैठ गए। वहीं अथर्व ने उनकी बातों को इग्नोर किया और अपना फोन निकालकर किसी को कॉल किया। वह बोला, पता करो कि अनवी राणा इस वक्त कहां है और क्या वह ठीक है या नहीं, और मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। इतना कहकर अथर्व ने फोन काट दिया और फिर अपने सपने के बारे में सोचने लगा। जाहिर सी बात थी कि सपने में खून से लथपथ लड़की कोई और नहीं बल्कि अनवी थी। अथर्व को पता था कि अनवी अपने परिवार के साथ गांव गई हुई है। उसकी नजर हर वक्त उसके परिवार पर बनी हुई थी। कुछ मिनट में ही उसका फोन बजा और उसे पता चला कि अनवी बिल्कुल ठीक है। तो वह अपने आप से बोला, तुम अब मुझे नींद में भी परेशान कर रही हो और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। यह कहकर अथर्व के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। फिर वह बस से बाहर आया और अपने दादा दादी के साथ बैठकर खाना खाने लगा। थोड़ी देर बाद ही बस फिर चल पड़ी, जो अब अपनी मंजिल पर जाकर ही रुकने वाली थी। शाम हो गई थी जब अथर्व और बाकी सब गांव पहुंचे। पूरा गांव उनके स्वागत में खड़ा हुआ था। गांव वाले बड़े राठौर साहब की जय के नारे लगा रहे थे।
सबसे पहले राजेंद्र और रागिनी बाहर आए। उसके बाद एक एक करके सभी बस से उतर गए। अथर्व, नरेंद्र और पार्वती जी ही बचे थे। अब नरेंद्र और पार्वती जी भी बस से उतर गए। सब लोग उनके लिए नारे लगाने लगे। तभी बस से अथर्व एक एक कदम रखते हुए बाहर आया। सब लोग जो नारेबाजी कर रहे थे वह एकदम से चुप हो गए और हैरान होने के साथ साथ चौंक भी गए। अथर्व की शक्ल हूबहू नरेंद्र राठौर के छोटे भाई वीरेंद्र राठौर से मिलती थी। तभी नरेंद्र ने अथर्व का परिचय सबसे करते हुए कहा, सब लोग इसे मिलिए, यह है मेरा बड़ा पोता अथर्व राठौर। सभी लोग खुशी से एक बार फिर से नारे लगाने लगे, छोटे राठौर की जय। गांव वालों को इतना खुश देखकर दोनों परिवार वाले भी हैरान रह गए। फिर धीरे धीरे सब लोग हवेली में आ गए। अंदर जाकर शिव ने जब नरेंद्र से पूछा, ये सब क्या है दादाजी? तो वह बोले, अथर्व बिल्कुल मेरे छोटे भाई वीरेंद्र की तरह दिखता है और वीरेंद्र मेरे साथ साथ पूरे गांव का लाडला था। वह गांव में सब लोगों से बहुत प्यार करता था और सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। मेरे साथ के लोग अभी भी उसे बहुत याद करते हैं। उसके किस्से आज भी मशहूर हैं यहां। बस अथर्व का स्वभाव उससे बहुत अलग है। ये कहकर उन्होंने अथर्व को देखा। रागिनी और विराट को छोड़कर सब लोग अथर्व को देखने लगे। सबको अपनी तरफ देखता पाकर अथर्व अकड़कर खड़ा हो गया और हवेली को गौर से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक बहुत ही पुरानी बड़ी सी फोटो पर पड़ी, जिसमें नरेंद्र किसी राजा की तरह बैठे हुए थे और पीछे से वीरेंद्र ने उनके गले में बाहें लपेटी हुई थीं, किसी बच्चे की तरह। वीरेंद्र की शक्ल देखकर राजेंद्र को छोड़कर बाकी सबका मुंह खुल गया। हूबहू वही चेहरा मिला था अथर्व को। कुछ देर बाद सब लोग आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। निर्भय और अथर्व एक कमरे में थे तो शिव हर्षित के साथ अलग कमरे में आ गया। अथर्व बेड पर लेटकर कुछ सोच रहा था। वहीं उसे ऐसे देखकर निर्भय बोला, यहां पर कुछ भी खतरनाक हरकत मत करना अथर्व, वरना इस बार तुझे बहुत मारूंगा। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र के स्वागत में उमड़ी भीड़ को दूर अपनी हवेली की छत से रणवीर राणा ने भी देखा। उसकी आंखों में नरेंद्र के लिए नफरत उभर आई और वह बोला, कुछ दिन और सुकून से जी ले नरेंद्र राठौर अपने पोते के साथ। इस बार तुझे ऐसा आघात पहुंचाऊंगा कि तू खुद यह दुनिया छोड़ देगा। शाम के 7 बजे थे जब नरेंद्र राजेंद्र के साथ सोफे पर बैठकर कल पूजा की तैयारी को लेकर बातचीत कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि अथर्व जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरकर बाहर की तरफ जा रहा है। नरेंद्र एकदम से खड़े हो गए और तेज आवाज में बोले, रुक जाओ अथर्व, कहां जा रहे हो? और वह भी अकेले। यह सुनकर राजेंद्र ने भी अथर्व की तरफ देखा तो अथर्व बोला, दादाजी दरअसल मैं थोड़ा गांव घूमने जाना चाहता हूं, क्या मैं जाऊं? नरेंद्र कुछ बोलते ही थे कि एक एक करके घर के सभी लोग वहां जमा हो गए। उनमें शिव, निर्भय और हर्षित भी थे। अथर्व का मुंह बंद हो गया। उसे लगा शायद वह घर से बाहर नहीं जा पाएगा, लेकिन तभी शिव बोला, और दादाजी अथर्व अकेले नहीं जाएगा, हम तीनों भी उसके साथ जाएंगे। नरेंद्र बोले, नहीं, तुम सब इस गांव के बारे में कुछ नहीं जानते और जिस जगह के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता वहां पर ऐसे घूमना खतरनाक हो सकता है, इसलिए तुम में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। पर तभी वंश बोला, दादाजी विराट और विजयबीन के साथ जाएंगे, हमें तो यहाँ के बारे में सब पता है। तभी किंजल, विशाखा और काजल भी बोली कि वह भी उनके साथ जाएंगी। तो राजेंद्र ने कहा, पापा जाने दीजिए इन्हें, मैं इनके साथ अपने 2 गार्ड भी भेज दूंगा। नरेंद्र ने बेमन से ही उन्हें जाने दिया। सब लोग हवेली से बाहर निकल आए। तब अथर्व ने राजेंद्र के गार्ड को देखकर कहा, तुम लोग, वंश और विराट की तरफ इशारा करते हुए, इनके साथ रहना, मैं अपना और अपने दोस्तों का ध्यान खुद रख लूंगा। यह सुनकर वंश ने अथर्व से कहा, चुपचाप हमारे साथ चलो अथर्व, वरना अभी मैं दादाजी को फोन करके कह दूंगा कि वह तुम्हें वापस बुला लें। अथर्व कुछ बोलता उससे पहले निर्भय ने उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर अथर्व मुंह बनाकर चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। वहीं दूसरी तरफ अनवी और रोहन भी बाहर घूमने की जिद कर रहे थे, तो विक्रांत ने उन्हें भी 4 गार्ड के साथ भेज दिया और उनके जाने के बाद कुछ गार्ड को और उनके पीछे दूर से नजर रखने के लिए भेज दिया। फिर रणवीर ने राणा से कहा, अब क्या करना है पापा, वह लड़का अथर्व भी यही है, तो क्यों ना उसे यही कोई सबक सिखाए। रणवीर ने उसे कुछ भी करने से मना करते हुए कहा, तुम भूल रहे हो कि त्रिपाठी भी
कुछ न कुछ षड्यंत्र रच रहा होगा, दोनों ही परिवारों के खिलाफ। हमें अभी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। बाकी राठौर परिवार तो शहर में भी हमारी नजर के सामने ही है, जिसे हम जब चाहे तब बर्बाद कर सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पूरा गांव उनका ही देसी है, यहाँ हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आगे जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अनवी और रोहन भी बाहर घूमने की जिद कर रहे थे, तो विक्रांत ने उन्हें भी 4 गार्ड के साथ भेज दिया और उनके जाने के बाद कुछ गार्ड को और उनके पीछे दूर से नजर रखने के लिए भेज दिया। फिर रणवीर ने राणा से कहा, अब क्या करना है पापा? वह लड़का अथर्व भी यही है, तो क्यों ना उसे यहीं कोई सबक सिखाए। रणवीर ने उसे कुछ भी करने से मना करते हुए कहा, तुम भूल रहे हो कि त्रिपाठी भी कुछ न कुछ षड्यंत्र रच रहा होगा, दोनों ही परिवारों के खिलाफ। हमें अभी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। बाकी राठौर परिवार तो शहर में भी हमारी नजर के सामने ही है, जिसे हम जब चाहे तब बर्बाद कर सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पूरा गांव उनका ही देसी है, यहाँ हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब आगे। वहीं दूसरी तरफ अथर्व और बाकी सब भी घूमते हुए गांव में बने एक छोटे से बाजार में आ गए थे। अथर्व सबसे अलग पीछे रहकर चल रहा था। वहीं किंजल भी सबसे पीछे हटकर अथर्व के साइड में चलने लगी और धीरे धीरे उसके नजदीक खिसकने लगी। वहां किसी ने भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। किंजल ने धीरे से अपना हाथ अथर्व के हाथ से टकराया और प्यार से उसे देखने लगी। वहीं अथर्व को उसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आया और वह उस पर चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुमसे क्या कहा था, मुझसे दूर रहना, लेकिन तुम पर शायद आशिकी का भूत चढ़ा है। एक थप्पड़ में सारा भूत उतार दूंगा अगर दोबारा मुझे छुआ तो। वहीं सबने जब पीछे मुड़कर देखा तो सारा माजरा समझ गए कि क्या हुआ होगा। लेकिन काजल को अथर्व का ऐसे बात करना पसंद नहीं आया, तो वह बोली, अथर्व, क्या तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? कैसे बात करते हैं लड़कियों से? तो अथर्व उसकी तरफ बढ़ा। तभी शिव और निर्भय ने आकर उसे पकड़ा और उसे लेकर सबसे आगे चलने लगे। वहीं अथर्व अपने हाथ को बुरी तरह रगड़ रहा था, जो सब लोग देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। किंजल को भी बहुत बुरा लगा। वंश ने भी काजल को चुप करा दिया। सब लोग फिर से आगे चलने लगे। अथर्व और उसके दोस्त अब सबसे आगे चल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अनवी और रोहन जब घूमते हुए बाजार में आए तो अनवी चहकते हुए चारों ओर देखते हुए चल रही थी। रोहन भी अपनी बहन को खुश देखकर खुश था। तभी उसे अपनी मां की कही हुई बातें याद आईं। अनवी की जान को खतरा है। पहले वह इन सब बातों को नहीं मानता था, लेकिन बात उसकी बहन की थी। जब वह चल रहे थे तो उसे एक पेंडेंट दिखाई दिया जो अनवी को पसंद आ सकता था। वह उसे खरीदने के लिए दुकान में चला गया। कुछ गार्ड्स उसके लिए रुक गए और कुछ अनवी के साथ चल रहे थे। भीड़ में रहना उसे पसंद नहीं था। अनवी फोन पर बात कर रही थी। उसने अपने गार्ड्स को चकमा दिया और सबसे अलग निकल गई। बात करने के बाद उसने चलते हुए फोन अपनी जेब में डाला। इस वक्त वह नीचे देखकर चल रही थी। तभी वह किसी से टकरा गई। जब उसने सिर उठाकर देखा तो वह दंग रह गई। वहीं अथर्व अब सबसे आगे चल रहा था और वहां से अकेले निकलने के बारे में सोचते हुए चल रहा था कि तभी एक लड़की आकर उससे टकरा गई। वहीं अथर्व ने जब देखा कि उसे टकराने वाली लड़की अनवी है तो उसने उसे गिरने से बचाने के लिए उसकी कमर को एक हाथ से पकड़ लिया। वहीं शिव से लेकर विराट तक हर कोई चौंक गया अनवी को वहां देखकर। तभी सबको अनवी की चिल्लाने की आवाज आई, जो अथर्व से बोली, तुम्हें मैं ही मिलती हूं टकराने के लिए, हाँ? और तुम यहां क्या कर रहे हो? कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? वहीं सबके साथ साथ शिव और हर्षित भी डर से उन्हें देख रहे थे। लेकिन अथर्व की बात सुनकर उनका डर हैरानी में बदल गया। अथर्व अनवी से बोला, तो तुम्हें कोई और चाहिए था टकराने के लिए, हाँ? उसकी बात सुनकर अनवी हड़बड़ा गई और अथर्व को खुद से दूर धकेलने लगी और बोली, साइको कहीं के, दूर हटो मुझसे। लेकिन अथर्व ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने और करीब खींच लिया। उसकी यह हरकत देखकर शिव और हर्षित का मुंह खुल गया। वहीं निर्भय खुश हो गया और विराट के साथ आए सभी लोग हैरत से अथर्व को देखने लगे। तभी अथर्व ने अनवी की आंखों में देखते हुए एक हाथ से उसका चेहरा घुमाया और उसके गाल को अंगूठे से रगड़ते हुए बोला, अच्छा है, निशान चला गया, वरना उस लड़के को नर्क भी नसीब नहीं होता। वहीं किंजल अनवी को अथर्व के इतना करीब देखकर चल भुन गई थी। वहीं अनवी अथर्व से अलग होना चाहती थी, लेकिन अथर्व की पकड़ मजबूत होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। तभी रोहन की आवाज सबको सुनाई दी,
क्या हो रहा है यहाँ? उसकी बात सुनकर अन्वी भी डर गई और अथर्व से अपने आप को छुड़ाते हुए झटके से दूर हो गई। उसे पता था कि अथर्व ने जानबूझकर उसका हाथ छोड़ा है। वह जल्दी से रोहन के पास पहुंची और उसे खींचते हुए अपने साथ ले गई। वह अथर्व और बाकी सबको घूरते हुए अन्वी के साथ चला गया। किसी तरह अन्वी ने उसे शांत किया और फिर वे दोनों अपने घर के लिए निकल गए। वहीं अथर्व, जिसके लिए हवेली से बाहर आया था, वह काम हो गया था, यानी कि अन्वी को एक बार देखना। अब वह पीछे पलटा और सबसे कहा हवेली चलने के लिए। तो सब लोग फिर हवेली लौट आए, जहां डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ था। सब हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गए। तभी नरेंद्र बोले, क्या क्या देखा फिर तुम लोगों ने गांव में? अथर्व बोला, जो देखना चाहता था वह सब देख लिया दादाजी। अथर्व की बात निर्भय के अलावा कोई नहीं समझ पाया। वहीं शिवांश कुछ समझ रहा था और वह अथर्व से बात करना चाहता था। कुछ देर में सब अपना खाना खत्म कर अपने अपने कमरे में चले गए। वहीं वंश नरेंद्र से बोला, दादाजी, राणा फैमिली भी यहां आई हुई है। अभी बाजार में हमने उन्हें देखा था। उसकी बात सुनकर नरेंद्र बोले, राजपाल ने हमें पहले ही बता दिया था उसके बारे में। फिक्र मत करो, यहां पर वे कुछ भी नहीं कर सकते। हमें उनसे नहीं, त्रिपाठी परिवार से सबको प्रोटेक्ट करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि वे लोग जरूर कुछ करेंगे, कल करेंगे। राजेंद्र उनकी बात सुनकर बोला, पापा, क्या वजह है उस त्रिपाठी परिवार से दुश्मनी की? जहां तक मुझे पता है, वीरेंद्र चाचा जी को रणबीर राणा ने मारा था। फिर त्रिपाठी परिवार इसमें कहां शामिल हुआ? उसकी बात सुनकर नरेंद्र ने उन्हें कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चले गए। राजेंद्र और वंश सवालिया नजरों से उन्हें जाते हुए देख रहे थे। उसके बाद राजेंद्र बोला, कुछ हुआ तो नहीं था ना आज? तो वंश बोला, जो भी हुआ हमें तो कुछ समझ नहीं आया। पता है अंकल, अथर्व का बर्ताव किंजल के साथ जितना बुरा है, उस राणा की पोती के साथ उतना ही अजीब लगा। किंजल का हाथ लगाना उसे पसंद नहीं आया और अन्वी को उसने खुद से अलग नहीं होने दिया। मुझे कुछ गलत होने की आशंका हो रही है। अंकल, अथर्व अपने बदले के चक्कर में कहीं गलत कदम न उठा ले, उससे पहले उसे रोक लीजिए। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। वहीं राजेंद्र को अथर्व पर गुस्सा आया, पर वह खुद को कंट्रोल कर गए। वहीं अथर्व के कमरे में शिवांश अथर्व को घूरते हुए बोला, क्या था वह सब? अथर्व उसकी बात सुनकर निर्भय बोला, क्या था से क्या मतलब? शिव, इससे पूछ कि उस लड़की के छूने से इसे गुस्सा क्यों नहीं आया? कहीं इसे उस पर दिल तो नहीं आ गया? यह कहकर उसने अथर्व की तरफ देखा तो अथर्व बोला, दिल लगाने के लिए मेरे पास दिल होना भी तो चाहिए। मेरे पास कोई दिल नहीं है जो मैं उसे किसी से लगा लूं। हां, मुझे गुस्सा नहीं आता उस लड़की को छूने पर। और तुम सब सही सोच रहे हो, मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है, वह भी इसी लड़की से। उसकी बात सुनकर शिव और हर्षित चौंक गए और शिव बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है? शादी, और वह भी इस लड़की से? तो अथर्व बोला, क्यों? तुम तीनों ही तो चाहते थे कि मैं शादी कर लूं, तो फिर अब क्या हुआ? तो उसकी बात सुनकर हर्षित बोला, हम सब तेरी बॉडी की नीड को देखते हुए चाहते थे कि तू शादी कर ले, ना कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। तो अथर्व बोला, मेरी जिंदगी तो पहले से ही बर्बाद है, लेकिन मैं उस बूढ़े और उसके बेटे विक्रांत को भी चैन से जीने नहीं दूंगा। उसकी पोती को देखकर वह बूढ़ा और उसका बेटा तिल तिल कर तड़पेंगे। उन्होंने मुझे मारकर मेरे दादाजी को दर्द देना चाहा और मैं उस लड़की के जरिए उन्हें तकलीफ दूंगा, वह भी उसे जिंदा रखकर हर पल तड़पाकर आगे जारी रहेगा। जिस पर अथर्व की पकड़ के निशान छप चुके थे। उसे अथर्व पर गुस्सा भी आ रहा था। उसने सोच लिया था कि वह उसे सबक सिखाकर रहेगी, उससे डरेगी नहीं। रात को राठौर हवेली में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। सब लोग सो चुके थे सिवाय नरेंद्र राठौर के। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वह अपने कमरे में खिड़की के पास खड़े गहरी सोच में डूबे हुए थे। तभी पार्वती जी पानी पीने के लिए उठी तो उन्होंने उन्हें खिड़की के पास कुछ सोचते हुए देखा। वह पास बैठ गईं और बोली, आप अब तक सोए नहीं? उनकी आवाज सुनकर नरेंद्र पलटे और बोले, हमारे बच्चे पर खतरा मंडरा रहा है, तो ऐसे में हम कैसे सो सकते हैं पार्वती? तो पार्वती जी बोली, क्या अथर्व पर कल भी कोई खतरा है? पर आप तो कह रहे थे कि आपने अथर्व की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए हैं, तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? उनकी बात सुनकर नरेंद्र जी बोले,
अपनी तरफ से हम पूरी तरह आश्वस्त हैं सुरक्षा को लेकर, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कल कुछ होने वाला है। पार्वती जी ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा और पानी दिया और सोने के लिए कहने लगी। उनका दिल रखने के लिए वे आंखें बंद करके लेट गए और कुछ ही देर में उन्हें नींद भी आ गई। सुबह हुई और राठौर हवेली में चहलकदमी शुरू हो चुकी थी। नरेंद्र और राजेंद्र शिव मंदिर जाने के लिए निकल गए थे। वे अपनी आंखों से सारी तैयारी देखना चाहते थे। आज मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया था। मंदिर के आसपास बहुत खाली जमीन थी जो राठौर परिवार की थी और उन्होंने उस मंदिर के लिए दान दे दिया था। वहीं 2 कमरे भी बने हुए थे जो पंडित जी के लिए बनाए गए थे। मंदिर के बाहर खाली जमीन पर बड़ा सा पंडाल लगा दिया गया था। पूजा और हवन के बाद वहां गांव वालों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया था। वहीं आसपास में कुछ खिलौने और आइसक्रीम आदि की दुकानें भी लग गई थीं। एक जगह रबड़ी बन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज यहां कोई जश्न होने वाला हो। नरेंद्र मंदिर के पुजारी जी से बात करने में व्यस्त थे तो राजेंद्र वहीं आसपास घूमकर हालात का जायजा ले रहे थे। मंदिर के पीछे से घना जंगल शुरू होता था। कुछ देर में रणवीर राणा अपने परिवार के साथ वहां आ गया। राजेंद्र की नजर जब विक्रांत से मिली तो दोनों ने ही एक दूसरे को आंखों ही आंखों में चिताया। वे लोग मंदिर की तरफ बढ़ गए। अन्वी ने आज अपनी मां की जिद के आगे हारकर हल्के गुलाबी रंग का लहंगा पहन रखा था जिसमें उसे चलना भी मुश्किल हो रहा था। वह लहंगे में बार बार उलझ जाती। वहीं रोहन को अन्वी पर हंसी आ रही थी और वह उसका मजाक उड़ा रहा था। इस बार जब रोहन ने उसे छेड़ा तो वह उसे मारने दौड़ी, लेकिन इस बार भी वह अपने लहंगे में उलझकर गिरने लगी। तभी 2 मजबूत हाथों ने उसे बचा लिया। वह सीधा जाकर नरेंद्र जी से टकरा गई। नरेंद्र ने उसके सर पर प्यार से हाथ रख दिया और बोले, संभल कर चलो बेटा। अन्वी ने उन्हें थैंक्स कहा। तभी सब लोग वहां आ गए। नरेंद्र और रणवीर की नजर जब एक दूसरे से टकराई तो दोनों की नजरों में नफरत झलक रही थी। तभी राजेंद्र नरेंद्र के पास आया और बोला, पापा चलिए अब अथर्व और बाकी सबको लेकर आते हैं। और उन्हें घूरते हुए राजेंद्र अपने पापा को लेकर वहां से चला गया। उनके जाने के बाद रणवीर पुजारी जी से बोला, हम बड़े महंत जी से मिलना चाहते हैं। तो वे उन्हें लेकर वहां बने 2 कमरों में से एक कमरे में ले गए। महंत जी आज होने वाली पूजा के लिए फूल निकाल रहे थे। तभी रणवीर महंत जी से बोला, महंत जी, हमारी पोती के जन्म पर हम यहां आए थे। तब आपने उसकी कुंडली में मार्केश दोष बताया था। पिछले कुछ सालों में 2-3 बार उसके साथ ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें उसकी जान पर बनाई थी। तब हमने उसे यहां से दूर लंदन भेज दिया था और वहां भी उसकी हर प्रकार से सुरक्षा की कोशिश की, मगर हमारे पोते ने बताया कि वहां भी वह कई मुश्किलों में फंसी और बड़ी मुश्किल से वह बच पाई। क्या उसके ऊपर से इस दोष का निवारण नहीं हो सकता? क्या हमारी पोती कभी सामान्य जिंदगी नहीं जी सकती? उनकी बात सुनकर महंत जी बोले, मैं आपकी पोती की कुंडली दोबारा देखने के उपरांत ही कुछ कह पाऊंगा। उनकी बात सुनकर अन्वी की मां ने उसकी कुंडली उन्हें दे दी। कुछ समय तक उन्होंने कुंडली देखते हुए अपने हाथ की उंगलियों पर गणना की और फिर बोले, देखिए, आपकी पोती के ऊपर से यह दोष उसकी शादी करवाने से ही हट सकता है। उनकी बात सुनकर विक्रांत बोला, महंत जी, मेरी बेटी इस वक्त शादी नहीं करना चाहती और उसकी मर्जी के बिना हम भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो क्या कोई और उपाय नहीं है? उसकी बात सुनकर महंत जी बोले, आपकी बेटी शादी करना चाहती है या नहीं इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आज उसका यह मार्केश दोष उसके जीवन पर और भी अधिक आक्रामक हो जाएगा और आज ही उसकी शादी का योग भी बन रहा है। आज या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर कोई उसका हाथ थामकर हमेशा के लिए उसे इस दोष से बचा लेगा। और ध्यान रहे, उसकी जिंदगी उसके जीवन साथी के साथ रहने पर ही सुरक्षित रहेगी। उससे अलग होने पर यह मार्केश दोष फिर उसके जीवन पर हावी हो जाएगा। आज शाम तक आपको इसी मंदिर में रहना होगा, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से ही आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी। उनकी बात सुनकर सबने उन्हें प्रणाम किया और बाहर आ गए। बाहर उन्होंने फिर अन्वी को रोहन से लड़ते हुए देखा। विक्रांत और रणवीर उनकी तरफ बढ़ गए और अन्वी की मां अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को देखकर भगवान से प्रार्थना करती बोली, हे महादेव, मेरी बच्ची की रक्षा करना। फिर वह भी उनके पास चली गई। अब मंदिर में लोगों की भीड़ बढ़ गई थी। लगभग पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया था। कुछ ही देर में
दो गाड़ियां वहां आकर रुकीं। पहली गाड़ी से प्रवीण त्रिपाठी बाहर आया और दूसरी गाड़ी से उसके दो बेटे और उनकी बीवियां उतरी। उन्होंने अपने आसपास खड़े आदमियों को भीड़ में देखा और मुस्कुराते हुए अंदर पहुंचकर महादेव के दर्शन किए और बाहर आ गए, और फिर एकदम रणवीर राणा के सामने आकर खड़े हो गए। रणवीर ने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने शैतानी मुस्कान दी। विक्रांत भी उनके बेटों को घूरने लगा। आगे जारी रहेगा। अन्वी की मां अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को देखकर भगवान से प्रार्थना करती बोली, हे महादेव, मेरी बच्ची की रक्षा करना। फिर वह भी उनके पास चली गई। अब मंदिर में लोगों की भीड़ बढ़ गई थी। लगभग पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया था। कुछ ही देर में दो गाड़ियां वहां आकर रुकीं। पहली गाड़ी से प्रवीण त्रिपाठी बाहर आया और दूसरी गाड़ी से उसके दो बेटे और उनकी बीवियां ने उतरी। उन्होंने अपने आसपास खड़े आदमियों को भीड़ में देखा और मुस्कुराते हुए अंदर पहुंचकर महादेव के दर्शन किए और बाहर आ गए, और फिर एकदम रणवीर राणा के सामने आकर खड़े हो गए। रणवीर ने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने शैतानी मुस्कान दी। विक्रांत भी उनके बेटों को घूरने लगा। अब आगे। राठौर हवेली में सब लोग तैयार हो गए थे। राजेंद्र और बाकी सब लोग मंदिर जाने के लिए निकल गए और नरेंद्र अथर्व को लेकर अलग गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में नरेंद्र ने अथर्व से कहा, अथर्व बेटा, वहां मंदिर में तुम्हारी जान को खतरा है। तुम सावधान रहना और किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा मत करना। वहां पर सब लोग हमारे हितैषी नहीं हैं। नरेंद्र की बात सुनकर अथर्व ने सिर्फ हां में सिर हिलाया और अपने फोन में कुछ करने लगा। वहीं नरेंद्र को अथर्व का केवल सिर हिलाना संतोषजनक नहीं लगा। उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वह खुद भी अथर्व पर नजर रखेंगे। कुछ ही देर में सब लोग मंदिर पहुंच गए। गांव के लोग दो भागों में बैठे हुए थे और राठौर परिवार के आने का इंतजार कर रहे थे। इस तरह राणा परिवार एक तरफ और त्रिपाठी परिवार दूसरी तरफ खड़ा था। थोड़ी देर बाद तीन गाड़ियां वहां आकर रुकीं। पहली गाड़ी से राजेंद्र, रागिनी, विराट, विशाखा और पार्वती जी उतरे। दूसरी गाड़ी से महेंद्र अपने परिवार के साथ उतरा। वहीं विक्रांत रागिनी को नफरत भरी नजरों से देख रहा था। तीसरी गाड़ी से शिव, विजय, हर्षित और निर्भय बाहर आए। जैसे ही वह सब चलते हुए आए, लोगों ने राठौर परिवार की जय जयकार के नारे लगाने शुरू कर दिए। सब लोग हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे थे और उनके साथ खड़े हो गए। नरेंद्र के पुराने दोस्तों ने पूछा कि नरेंद्र क्यों नहीं आया, तो राजेंद्र ने कहा कि वह आते ही होंगे। 2 मिनट बाद ही एक और गाड़ी वहां आकर रुकी, जिसमें से नरेंद्र बाहर आए और दूसरी तरफ से अथर्व उतरा। गांव वाले नरेंद्र और अथर्व को बड़ी इज्जत और खुशी से देख रहे थे। जब दोनों चलते हुए मंदिर की ओर बढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे नरेंद्र अपने छोटे भाई वीरेंद्र राठौर के साथ चल रहे हों। आज अथर्व ने भी उन्हीं की तरह कपड़े पहने थे। गांव वालों ने फिर से बड़े राठौर की जय और वीरेंद्र राठौर की जय के नारे लगाए तो नरेंद्र ने उन्हें शांत करते हुए कहा, यह वीरेंद्र राठौर नहीं, अथर्व राठौर है और यह मेरा पोता है। जब दोनों चलते हुए रणवीर राणा के सामने आए तो अथर्व की आंखों में शैतानियत चमक रही थी। उसने अपने दादाजी के हंसते हुए चेहरे की तरफ इशारा करके व्यंग्य भरी मुस्कान दी। यह देखकर रणवीर के साथ साथ विक्रांत भी भुनभुनाते हुए उसे गुस्से में घूरने लगे। फिर अथर्व की नजर अन्वी और रोहन पर पड़ी। उसने उन्हें भी चिढ़ाने वाली स्माइल दी, जिससे दोनों बुरी तरह चिढ़ गए। उसी समय नरेंद्र की नजर रणवीर पर गई। उन्होंने देखा कि अथर्व रणवीर को चिढ़ा रहा है। तब उन्होंने अथर्व का हाथ पकड़कर घूरा। इस पर अथर्व की हंसी सचमुच छूट गई। फिर नरेंद्र ने दूसरी ओर देखा, जहां प्रवीण त्रिपाठी आंखों में नफरत लिए उन्हें घूर रहा था। अथर्व ने भी उसे देखा तो उसके चेहरे पर सख्त भाव आ गए। तभी राजेंद्र उनके पास आया और दोनों को मंदिर के भीतर चलने का इशारा किया। कुछ देर बाद महंत जी ने हवन कुंड में आहुति डालते हुए हवन शुरू किया। अथर्व हवन में बैठा था और बाकी सब लोग उसके आसपास बैठे थे। पूरा गांव हवन में शामिल हुआ। हवन समाप्त होने के बाद अथर्व ने महादेव की पूजा की। पूजा समाप्त होने पर भोजन का आयोजन हुआ, जिसमें अथर्व से लेकर रागिनी तक सब गांव वालों को खाना परोस रहे थे। इसी बीच प्रवीण त्रिपाठी अपनी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। वहीं रणवीर राणा सिर्फ महंत जी के कहने पर वहां रुके हुए थे। थोड़ी देर बाद अन्वी ने आइसक्रीम खाने की जिद की।
उसने अपने पापा से पूछकर आइसक्रीम लेने की इजाजत ली और सामने ही लगे ठेले से आइसक्रीम लेने चली गई। आइसक्रीम लेकर वह खाते हुए वापस लौट रही थी, तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो उसकी फ्रेंड प्रीति का फोन था। शोर से बचने के लिए वह दूर जाकर फोन पर बात करने लगी। बात करते करते वह मंदिर के पीछे पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपने गले पर हाथ फेरा और आसपास देखा। तभी अचानक उसकी नजर धुंधली होने लगी और कुछ ही पलों में वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी समय प्रवीण त्रिपाठी के आदमी वहां आए और अन्वी को उठाकर ले गए। वहीं दूसरी तरफ अथर्व भी फोन पर बात करते हुए सबसे अलग हो गया। तभी एक आदमी ने उसके चेहरे पर स्प्रे छिड़क दिया। अथर्व भी बेहोश होकर गिर पड़ा और कुछ लोग उसे भी उठा ले गए। इन सब घटनाओं से अनजान बाकी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। दोपहर के 3 बजे प्रीति का फोन रोहन को आया। उसने बताया कि अन्वी उससे बात करते करते अचानक चुप हो गई और जब उसने दोबारा फोन किया तो अन्वी ने कॉल रिसीव नहीं किया। यह सुनकर रोहन परेशान हो गया और अन्वी को इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसने घबराकर रणबीर और अपने माता पिता को बताया तो वे भी चिंतित हो गए। विक्रांत ने अपने आदमियों को अन्वी को ढूंढने का आदेश दिया और खुद भी खोजने लगा। वहीं नरेंद्र और राजेंद्र ने जब अचानक लोगों की हलचल देखी तो गौर किया कि विक्रांत और रणबीर किसी को ढूंढ रहे हैं। विक्रांत की पत्नी सिर पकड़कर बैठी हुई रो रही थी। तभी प्रवीण त्रिपाठी रणबीर के पास आया और बोला, क्या हुआ, अपनी पोती को ढूंढ रहे हो? उसकी बात सुनकर रणबीर ने विक्रांत से बंदूक ली और गुस्से में हवा में फायर कर दिया। फिर प्रवीण त्रिपाठी पर चिल्लाया, मेरी पोती कहां है? प्रवीण, मैं अच्छे से जानता हूं कि यह सब तुम्हारा ही काम है। सीधे सीधे बता दे, वरना आज तेरे पूरे खानदान को मार दूंगा। गोलियों की आवाज सुनकर सब लोग घबरा गए। गांव वाले तो मंदिर से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन विक्रांत ने एक बार फिर हवा में गोली चलाई और गुस्से में बोला, कोई भी इस जगह से बाहर नहीं जाएगा। धीरे धीरे उसके आदमियों ने पूरे मंदिर परिसर को घेर लिया। प्रवीण यह सुनकर हंसने लगा और बोला, क्या हुआ, डर लग रहा है? जरा नरेंद्र को देखो, उसे तो जरा भी डर नहीं है। उसका पोता भी तो गायब है। उसकी बात सुनकर नरेंद्र के साथ साथ सब लोग चौंक गए। नरेंद्र घबराकर अथर्व को ढूंढने लगे। निर्भय, शिव और हर्षित भी अथर्व को ढूंढने लगे। उन्हें ऐसे घबराते हुए देखकर प्रवीण जोर का ठहाका लगाकर हंसा और बोला, तुम दोनों ने जो कुछ मेरी बहन के साथ किया था, आज वही तुम दोनों के साथ होगा। तुम्हारे परिवार की इज्जत उतरेगी और हम तमाशा देखेंगे। और जानते हो नरेंद्र, तेरी पोती की इज्जत कौन उतारेगा? तेरा पोता। और शायद अब तक वह उसे भोग भी चुका होगा। यह कहते ही वह फिर जोर से हंस पड़ा। उसकी बात सुनकर विक्रांत ने प्रवीण की कॉलर पकड़ी और उसे अपनी ओर खींचकर उसके मुंह पर जोर का मुक्का जड़ दिया। बूढ़ा शरीर होने की वजह से वह यह मार सहन नहीं कर पाया और नीचे जमीन पर गिर पड़ा। आगे जारी रहेगा। उसकी बात सुनकर नरेंद्र के साथ साथ सब लोग चौंक गए। नरेंद्र घबराकर अथर्व को ढूंढने लगे। निर्भय, शिव और हर्षित भी अथर्व को ढूंढने लगे। उन्हें ऐसे घबराते हुए देखकर प्रवीण जोर का ठहाका लगाकर हंसा और बोला, तुम दोनों ने जो कुछ मेरी बहन के साथ किया था, आज वही तुम दोनों के साथ होगा। तुम्हारे परिवार की इज्जत उतरेगी और हम तमाशा देखेंगे। और जानते हो नरेंद्र, तेरी पोती की इज्जत कौन उतारेगा? तेरा पोता। और शायद अब तक वह उसे भोग भी चुका होगा। ये कहते ही वह फिर जोर से हंस पड़ा। उसकी बात सुनकर विक्रांत ने प्रवीण की कॉलर पकड़ी और उससे अपनी ओर खींचकर उसके मुंह पर जोर का मुक्का जड़ दिया। बूढ़ा शरीर होने की वजह से वह यह मार सहन नहीं कर पाया और नीचे जमीन पर गिर पड़ा। अब आगे वहीं दूसरी तरफ से शिवांश ने उसे उठाया और मारते हुए बोला, हरामजादे, बूढ़े ऐसा नहीं है। वह कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा, फिर चाहे उसके सामने उसके दुश्मन की बेटी ही क्यों ना हो। बता, अथर्व कहां है, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं पहली बार सब लोगों ने शिव को गुस्से में देखा था। उसकी बात सुनकर प्रवीण बोला, जब उन दोनों के शरीर में ड्रग्स दौड़ेंगे तो वह दोनों सब कुछ भूलकर अपनी हवस मिटाएंगे, न कि एक दूसरे से दुश्मनी निभाएंगे। यह सुनकर शिवांश और निर्भय के रोंगटे खड़े हो गए। वह लोग जानते थे कि अथर्व के अंदर एक भूखा जानवर बैठा है और ऊपर से उसे ड्रग्स भी दिया गया है, तो अथर्व अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इन सब में अन्वी की जान भी जा सकती है। वहीं किंजल का दिल धक से रह गया।
जब उसने अथर्व और अन्वी को एक दूसरे की बाहों में इमेजिन किया। प्रवीण उठकर रणवीर राणा के सामने जाकर खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, क्या हुआ, अब क्या करोगे? उसे भी अपने हाथों से मार दोगे जैसे अपनी बहन को मारा था? या फिर तेरी पोती भी आत्महत्या करेगी जैसे मेरी बहन ने की थी? मेरी बहन की मौत के जिम्मेदार तुम दोनों हो। इस नरेंद्र से उसने प्यार किया था, पर इसने उसे ठुकरा दिया और तूने उसकी इज्जत पूरे गांव में तार तार कर दी थी, जिसकी वजह से उसने मौत को गले लगा लिया। मैं भी उस दिन उसकी लाश को देखकर बेबस था, जैसे आज तुम दोनों हो। आज मेरा बदला पूरा हुआ। तभी उसने विक्रांत के हाथ से बंदूक छीनी और उन्हें धमकाते हुए अपने आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर जाने से पहले बोला, जो तुम्हारे खेतों के बीचों बीच तेरे भाई वीरेंद्र राठौड़ ने कमरा बनवाया था, जिसमें वह अपनी लैला से मिलता था, उसी जगह वह दोनों रंगरलियाओं मना रहे हैं। यह कहकर वह वहां से चला गया। वहीं नरेंद्र यह सुनकर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। बस फिर क्या था, विक्रांत रोहन को लेकर और राजेंद्र, विराट और शिव को लेकर वहां से तेजी से निकल गए, इस उम्मीद में कि अथर्व और अन्वी के बीच कुछ न हुआ हो। बाकी सब लोग वहीं मंदिर में उनका इंतजार कर रहे थे, जहां अन्वी की मम्मी इन सबका दोषी रणवीर को ठहरा रही थी, साथ ही नरेंद्र को भी। वहीं रणवीर राणा सोच रहा था कि अगर जैसा प्रवीण ने कहा वैसा ही हुआ तो वह क्या करेगा। वहीं दूसरी तरफ अथर्व को अन्वी के किडनैप होने का पता चल गया था, इसलिए उसने झूठे फोन का बहाना बनाया और मंदिर के पीछे आ गया। जब त्रिपाठी के आदमियों ने अथर्व पर स्प्रे छिड़ककर बेहोश किया, तो अथर्व ने आम आदमी की तरह आंखें बंद कर बेहोश होने की एक्टिंग की। ऐसी छोटी मोटी दवाइयों से अथर्व बेहोश नहीं हो सकता था। तभी एक आदमी ने अथर्व को इंजेक्शन लगा दिया। इसके बारे में शायद अथर्व ने सोचा तक नहीं था। उसे लगा कि यह इंजेक्शन भी उसे ज्यादा देर तक बेहोश रखने के लिए है। कुछ देर तक गाड़ी चली और फिर एक जगह जाकर रुक गई। अथर्व को एक पुराने से कमरे में लाया गया। यहां आसपास काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई, तो उसने अपनी आंखें खोली। उसने सामने अन्वी को देखा, जिसे थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। अथर्व ने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। अन्वी को जब पूरी तरह से होश आया तो उसने अपने आसपास देखा। उसने अपने आप को एक पुराने कमरे में पाया। तभी उसकी नजर सामने बेहोश पड़े अथर्व पर पड़ी। उसने उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे उठो अथर्व। वह उसके पास जाकर उसे हिलाते हुए बोली, बेवकूफ कहीं के, उठो। अथर्व को उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली, तो अन्वी ने खींचकर एक थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। अथर्व झल्लाते हुए उठकर बैठा और गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? वहीं अन्वी अथर्व को उठते देख खुश हो गई और बोली, अच्छा हुआ तुम उठ गए, वरना मुझे लगा था कि कहीं तुम मर तो नहीं गए। अगर ऐसा होता तो मुझे तुम्हारे मर्डर के इल्जाम में फांसी हो जाती। उसकी बात सुनकर अथर्व बुरी तरह चिढ़ गया और खड़ा होते हुए बोला, बकवास बंद करो अपनी, बेवड़ी कहीं की। अन्वी को भी अथर्व की बात सुनकर गुस्सा आया और वह बोली, सुनो तुम, अगर तुमने दोबारा मुझे बेवड़ी कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझे? पर अथर्व ने उसे इग्नोर कर दिया और दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हुए बोला, अपना मुंह बंद रखो और यहां से बाहर निकलने का सोचो। अन्वी भी खिड़की को चेक करने लगी, लेकिन वहां सिर्फ एक ही खिड़की बनी हुई थी, जिसकी सलाखें लोहे की थीं। तभी अन्वी बोली, खिड़की से बाहर नहीं जाया जा सकता, दरवाजा भी लोहे का है। अथर्व चाहता तो आसानी से तोड़ सकता था, लेकिन वह अन्वी के शक को यकीन में नहीं बदलना चाहता था। उसने वहीं जमीन पर दीवार के सहारे बैठते हुए कहा, हमें किसी के आने का इंतजार करना होगा, जिससे हम मदद लेकर यहां से निकल पाएंगे। यह सुनकर अन्वी बोली, कहीं तुमने जानबूझकर तो मुझे और खुद को यहां बंद नहीं किया? अथर्व ने उसे इग्नोर किया और चुपचाप बैठ गया। अन्वी भी वहीं दूसरी तरफ बैठ गई। उसे बहुत गर्मी लग रही थी, जिसकी वजह से वह बहुत पसीने से तर हो गई थी। वह हाथ से अपने ऊपर हवा करते हुए बोली, कितनी गर्मी है यहां, पंखा तक नहीं लगवाया है कंजूस लोगों ने। अथर्व भी अन्वी को देख रहा था। उसके पसीने से भीगे शरीर को देखकर अथर्व पर जल्दी ही इंजेक्शन का असर होने लगा। एक तो पहले ही अथर्व अपनी बॉडी हीट से परेशान था, ऊपर से इंजेक्शन की वजह से उसका खुद पर कंट्रोल खोने लगा था। कुछ देर बाद अन्वी अपने शरीर को बुरी तरह से रगड़ने लगी और बोली,
मुझे इतनी ज्यादा गर्मी क्यों लग रही है? पहले तो कभी इतनी गर्मी नहीं लगी, और अभी तो ज्यादा गर्मी भी नहीं है। तुम्हें भी गर्मी लग रही है क्या? यह कहकर जब उसने अथर्व की तरफ देखा तो उसे अथर्व का चेहरा लाल नजर आया। वह आंखें बंद करके गहरी सांसें ले रहा था। अन्वी की बात सुनकर अथर्व ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। अथर्व की लाल आंखें देखकर अन्वी को समझ आ गया कि उसका हाल और भी बुरा है। अन्वी से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने लहंगे की चोली उतार दी। यह देखकर अथर्व और भी उत्तेजित हो गया। वह खुद पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। अथर्व बोला, बेवकूफ लड़की, तुम क्या कर रही हो? उसकी बात सुनकर अन्वी अपने कपड़े उतारते हुए बोली, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, और अपने शरीर को ही अपने नाखूनों से नोचने लगी। वहीं अथर्व अब तक समझ चुका था कि उन दोनों को ही ड्रग्स दिया गया है। वह अन्वी को अपने शरीर को नोचते देखकर उसके पास आया और बोला, यह सब मत करो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। यह सुनकर अन्वी अचानक अथर्व से लिपट गई और बोली, जो भी करना है करो प्लीज, मुझे बहुत जलन हो रही है। अन्वी को होश तक नहीं था कि वह अथर्व से क्या कह रही है। अथर्व अब अपने आप पर कंट्रोल खो चुका था। उसने अन्वी के बाल पकड़कर उसका सर पीछे किया और उसके होठों को बेरहमी से चूमने लगा। उन दोनों की जिंदगी का पहला किस ऐसा होगा, यह ना अथर्व ने सोचा था ना अन्वी ने। अन्वी भी अथर्व का पूरा साथ दे रही थी। फिर धीरे धीरे अथर्व के कपड़े भी उसके जिस्म से अलग हो गए और दोनों एक दूसरे में खो गए। अथर्व बीच बीच में एग्रेसिव हो जाता, लेकिन अन्वी के दर्द को देखकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता। यह सब उनके बीच 2 से 3 बार हुआ। इसके बाद अन्वी थक कर सो गई और वहीं उसे अपने सीने से लगाकर अथर्व लेट गया। अथर्व का मन अभी भी नहीं भरा था, लेकिन अन्वी अब उसकी तरह एबनॉर्मल नहीं थी। वह एक आम इंसान थी और इससे ज्यादा सह नहीं सकती थी। अथर्व के लिए अन्वी वह लड़की थी जिसकी खूबसूरती ने उसे पहली बार उसी दिन अट्रैक्ट किया था जब वह लंदन में उन जंगलों में था और अन्वी कुछ लोगों से बचते हुए नशे की हालत में उससे टकराई थी। अथर्व ने उसे अपने से चिपका लिया और बोला, यह प्यार नहीं है, मैं तुमसे सिर्फ फिजिकल अट्रैक्ट हूं। दुनिया की इकलौती लड़की हो तुम, जिसे छूने से मुझे इरिटेशन नहीं होती। अब से तुम सिर्फ मेरी हो। दुनिया का कोई इंसान तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता, तुम्हारा बाप और दादा भी नहीं। यह कहकर अथर्व ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आगे जारी रहेगा। अथर्व भी अपने दादाजी के पास आया। उन्होंने भी उसे देखना चाहा कि कहीं चोट तो नहीं लगी। तभी रागिनी तंज कसते हुए बोली, पापा जी, ये कोई जंग जीत कर नहीं आया है जो इसे चोट लगेगी। ये तो एक लड़की के साथ गुल खिलाकर आया है जिसके परिवार से यह नफरत करने का दावा करता है। उनकी बात सुनकर पार्वती जी बोली, तुम इसे दोष मत दो। यहां मौजूद सब जानते हैं कि अथर्व और यह लड़की दोनों ही प्रवीण त्रिपाठी की नफरत का शिकार हुए हैं। इसी बीच विक्रांत की गाड़ी भी वहां आ गई। उसमें से राजेंद्र, विक्रांत, रोहन और विराट उतरे और सबके पास आ गए। रोहन अथर्व को घूरने लगा। अन्वी ने पार्वती जी की बात सुनी तो वह लड़खड़ाते हुए उनके पास आई और बोली, क्या कहा आपने? इसकी गलती नहीं है, यह सब इसी की गलती है। यह सब इसने जानबूझकर किया है। आप लोग नहीं जानते यह कितना बड़ा राक्षस है, इंसान की शक्ल में हैवान है। अन्वी की बात सुनकर निर्भय, शिव और हर्षित की आंखें फैल गईं। वे तुरंत अथर्व को खींचकर एक तरफ ले गए। शिव अथर्व से बोला, कहीं उसे तेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? कहीं इंजेक्शन से तेरे अंदर का जानवर जाग तो नहीं गया जिसे उसने देख लिया हो? निर्भय बोला, सबसे पहले यह बता, वह जिंदा कैसे बच गई? उसकी बात सुनकर शिव ने निर्भय को कमर में मुक्का मारा, लेकिन अथर्व ने सबको अनदेखा करते हुए अन्वी के पास जाकर कहा, ठीक है, जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए मैं तैयार हूं, मैं तुमसे शादी कर लेता हूं। उसकी बात सुनकर सब लोग सुन्न रह गए। नरेंद्र और पार्वती जी को भी यह बात सही लगी। विक्रांत और अन्वी की मां चुप रही। रोहन कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और ना में सिर हिलाया। लेकिन राजेंद्र को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह बोला, नहीं, तुमने सोचा भी कैसे कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन की बेटी को तुम हमारी बहू बना दोगे? उसकी बात पर अथर्व बोला, मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, मेरे मामलों से अपने परिवार को दूर रखें मिस्टर राठौर, जाइए यहां से। तभी अन्वी बोली, और तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी?
तुम जैसे राक्षस से शादी करने से अच्छा है कि मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूं। वहीं रणबीर के दिमाग में शैतानी चाल जन्म ले चुकी थी। वह पलटा और अनवी से बोला, पूरा गांव जान चुका होगा अब तक त्रिपाठी की चाल के बारे में, कि तुम इस लड़के के साथ थी, इसीलिए ये शादी कर लो बेटी। उसकी बात सुनकर नरेंद्र, राजेंद्र और विक्रांत भी चौंक गए। जी हां, रणबीर राणा ने वीरेंद्र राठौर और अपनी बहन माधवी को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वे एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी के लिए घर से भाग गए थे। और आज वही रणबीर राणा अनवी को अथर्व से शादी करने के लिए कह रहा था। सबको लगा कि वह बदनामी से बचने के लिए ऐसा कह रहा है, लेकिन उसकी बात सुनकर अथर्व के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वह समझ गया था कि इसके पीछे भी रणबीर की कोई चाल है। आगे जारी रहेगा। वहीं रणबीर के दिमाग में शैतानी चाल जन्म ले चुकी थी। वह पलटा और अनवी से बोला, पूरा गांव जान चुका होगा अब तक त्रिपाठी की चाल के बारे में, कि तुम इस लड़के के साथ थी, इसलिए ये शादी कर लो बेटी। उसकी बात सुनकर नरेंद्र, राजेंद्र और विक्रांत भी चौंक गए। जी हां, रणबीर राणा ने वीरेंद्र राठौर और अपनी बहन माधवी को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वे एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी के लिए घर से भाग गए थे। और आज वही रणबीर राणा अनवी को अथर्व से शादी करने के लिए कह रहा था। सबको लगा कि वह बदनामी से बचने के लिए ऐसा कह रहा है, लेकिन उसकी बात सुनकर अथर्व के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वह समझ गया था कि इसके पीछे भी रणबीर की कोई चाल है। अब आगे आखिर में अपने घर वालों के समझाने और अपनी मां की कसम के आगे अनवी हार गई और अथर्व का असली चेहरा सामने लाने के निश्चय से उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। वहीं किंजल का दिल बुरी तरह टूट गया था। अथर्व और अनवी की शादी की बात सुनकर उसने भी अथर्व को अनवी से अलग करने की ठान ली थी और इसी कारण सबको यही दिखाया कि उसने अथर्व और अनवी की शादी को स्वीकार कर लिया है। लेकिन उसके दिल में अनवी के लिए नफरत पनपने लगी थी। देखते ही देखते अथर्व और अनवी ने मंदिर में ही महादेव की मूर्ति के सामने एक दूसरे के साथ साथ फेरे लिए और अथर्व ने अनवी की मांग भरकर उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया। जब पंडित जी ने कहा कि शादी संपन्न हुई तो रणबीर राणा के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वहीं अथर्व ने मन ही मन कहा, राणा परिवार की बर्बादी का दूसरा स्टेप पूरा हुआ। अथर्व और अनवी ने नरेंद्र और पार्वती जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अनवी जब अपने परिवार की तरफ जाने लगी तो अथर्व बोला, मुझे उनके आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, बस विदाई के लिए ही उनसे मिल लो। अनवी ने जल्दी से अथर्व की तरफ देखा और फिर अपने परिवार से मिलने चली गई। अथर्व के दोस्तों को छोड़कर बाकी सब लोग राठौर हवेली के लिए निकल गए। वहीं अनवी अपने माँ, बाप, दादा और भाई से रोते हुए मिली। वह अपनी माँ से बोली, लीजिए माँ, अब ना ही मैं आपको दिखाई दूंगी और ना ही मेरी वजह से आपको कोई ताना सुनने को मिलेगा। उसकी बात सुनकर अनवी की मां मन ही मन बोली, भगवान करे तुम दोनों को दुनिया की सारी खुशियां मिले। फिर अनवी अथर्व के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से विदा हो गई। शिवांश ने गाड़ी राठौर हवेली के बाहर आकर रोकी। निर्भय, शिव और हर्षित पहले अंदर चले गए। फिर अथर्व गाड़ी से बाहर आया और उसने अनवी की तरफ का दरवाजा खोला, लेकिन अनवी दूसरी तरफ से बाहर आकर सीधा अंदर चली गई। अथर्व को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और खुद भी उसके पीछे अंदर चला गया। तभी पार्वती जी ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया और रागिनी से बोली, रागिनी बहू, अथर्व और उसकी बीवी का गृह प्रवेश करो। राजेंद्र के कारण रागिनी उन्हें मना भी नहीं कर पाई और अनवी की आरती उतारने के लिए आगे आई। जैसे ही रागिनी ने उनकी आरती उतारनी चाहिए, अथर्व ने तुरंत उनके हाथ से आरती की थाली छीन ली और बोला, आपको यह सब करने का हक नहीं है मिसेज राठौर। सब लोग हैरत से अथर्व को देखने लगे, यहां तक कि अनवी भी। फिर अथर्व अपनी दादी से बोला, दादी आप यह सब कीजिए, मेरे लिए आप ही मेरी मां हैं। रागिनी गुस्से से राजेंद्र के पास जाकर खड़ी हो गई। उसके बाद पार्वती जी ने अनवी का गृह प्रवेश कराया। इन सब में रात हो चुकी थी तो सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। शिव, निर्भय और हर्षित तीनों अब अपने एक कमरे में शिफ्ट हो गए। अनवी और अथर्व जब कमरे में आए तो अथर्व दरवाजा बंद करके मुड़ा। तभी अनवी उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, ज्यादा भोले मत बनो, मैं अच्छे से जानती हूं कि आज यह जो कुछ भी हुआ वह सब तुम्ही ने किया है।
उसकी बात सुनकर अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, बड़े अच्छे से जान गई हो तुम मुझे। हां, किया है मैंने यह सब, वरना तुम ही सोचो, कोई तुम्हें और मुझे किडनैप कर सकता है क्या? उस त्रिपाठी की सारी चाल का पता था मुझे। बस वह ड्रग्स वाली बात उसने बाद में जोड़ी होगी, इसीलिए उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं बस चुपचाप सब कुछ होने देता रहा। उसकी बात सुनकर अनवी बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यह सब करके चैन से जी लोगे? नहीं, मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। तुम्हें कभी अपने पति के रूप में नहीं अपनाऊंगी। नफरत के सिवा तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी, क्योंकि एक जानवर से कोई भी लड़की प्यार नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर अथर्व को भी गुस्सा आ गया। उसने अनवी को पीछे बेड पर धक्का दिया और उसके ऊपर जाकर चेहरे के करीब से बोला, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूंगा? नहीं, इस प्यार जैसी घटिया फीलिंग की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। और रही बात इस शादी की, तो यह शादी मैंने सिर्फ तुम्हारे बाप को बर्बाद करने के लिए की है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। इतना कहकर अथर्व उसके ऊपर से उठा और वॉशरूम में चला गया। वहीं अनवी को समझ नहीं आ रहा था कि अथर्व उसके पापा को बर्बाद क्यों करना चाहता है। क्या सिर्फ अपने परिवार की दुश्मनी की वजह से, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? कुछ देर बाद अथर्व वॉशरूम से बाहर आया और बेड पर एक तरफ लेट गया। वहीं अनवी भी अथर्व के कपड़े लेकर बिना पूछे वॉशरूम में चली गई। जब वह बाहर आई तो अथर्व ने उसे अपनी लॉर और टी शर्ट में देखकर कहा, मेरे कपड़ों को हाथ कैसे लगाया तुमने? तो अनवी बोली, तो क्या तुम्हारा सिर पहनूं? अथर्व कुछ नहीं बोला। दरअसल अनवी को अपने कपड़ों में देखकर अथर्व के अंदर एक अजीब सी गर्माहट उठी। वह करवट लेकर लेट गया। रूम में कोई सोफा न होने के कारण अनवी भी बेड पर बैठकर एक तरफ करवट लेकर लेट गई। वहीं दूसरी तरफ शिव, हर्षित और निर्भय आपस में बातें कर रहे थे। शिव बोला, तुम दोनों को क्या लगता है, जो कुछ भी हुआ क्या वह ठीक था? तो निर्भय बोला, मुझे लगता है कि वह अथर्व के बारे में कुछ तो जानती है, जिसकी वजह से अथर्व ने यह शादी की। तुम दोनों ने देखा नहीं था कि अथर्व ने कल किस तरह से बात की थी? और दूसरा, हमें क्या लगता है कि अथर्व को ऐसे ही कोई किडनैप कर सकता है? वह सिर्फ अनवी के लिए किडनैप हुआ था। इसका मतलब साफ है कि अथर्व के दिल में अनवी के लिए कुछ जरूर है, और पता नहीं क्यों मैं इन दोनों की केमिस्ट्री देखने के लिए एक्साइटेड हूं। तो शिव बोला, केमिस्ट्री? अबे वह जंगली शेरनी है। तो निर्भय बोला, तो अथर्व जंगली शेर से भी ज्यादा खूंखार है। दोनों की टक्कर कमाल की होगी। क्यों, सही कह रहा हूं ना? तो हर्षित बोला, काश कि वह अथर्व को एक इंसान बना दे और अथर्व भी नॉर्मल लाइफ जीने लगे। वहीं दूसरी तरफ राणा हवेली में रोहन अपने पापा पर इल्जाम लगा रहा था कि उन्होंने अनवी की सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से आज उसकी बहन की शादी उसके दुश्मन से हो गई। तभी उसकी मां बोली, रोहन बेटा, अगर आज अनवी की शादी नहीं हुई होती तो आज वह हमारे सामने जिंदा नहीं होती। उसकी बात सुनकर रोहन ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा। तो रोहन के साथ साथ विक्रांत और रणबीर भी उनकी बात ध्यान से सुनने लगे। वह बोली, आज जब हम बड़े महंत जी से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि आज या तो अनवी की शादी हो जाएगी या फिर उसका मार्केश दोष उसकी जान ले लेगा। उन्होंने साफ साफ कहा था कि अनवी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ होगी और जो भी उसका हमसफर बनाकर उसका हाथ थामेगा वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि वह लड़का अनवी की हमेशा हिफाजत करेगा। अब हमें इस दुश्मनी को भुलाकर अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। वहीं रणवीर और विक्रांत को भी यह बात ध्यान आ गई। तो विक्रांत ने कहा, हम सभी को इस शादी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रणवीर को उनकी बात नागवार गुजरी, लेकिन उन्होंने ऐसा जताया नहीं। उन्हें पता चल गया था कि अब विक्रांत अथर्व के खिलाफ नहीं होगा, तो उन्होंने खुद इस दुश्मनी को निभाने की ठान ली। आगे जारी रहेगा।